गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। कोरोना का ध्यान रखिए और घर में ही रहिए, घर में बैठकर पढ़िए, है ना। आप लोगों ने बताया था कि आपको जो मैंने पीपीटी डाली फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी की, रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट, वो आपको समझ में नहीं आई। चलिए ठीक है, इस पूरे चैप्टर को हम 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखिए जो रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले तो आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। ठीक, हिंदी में बोलें तो वे सभी संसाधन जो हमारी खुद की नीड्स को पूरा करते हैं। ऐसे संसाधन या ऐसे रिसोर्सेज दोज विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ऐसे संसाधन जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ऐसी सामान, ऐसी चीज़ें जो हमारे डेली मर्रा की रोज़ की जो डेली लाइफ है उसको पूरी करते हैं, ज़रूरतों को। अब इसके रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें काम आती है। कोई सा भी रिसोर्सेज है, कहीं पर भी है। अब आपको जैसे पेड़ है, पेड़ मिल गया, अब उस पेड़ को क्या करेंगे, यूज़ में लेने के लिए क्या करना है, आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बताइए, कुछ होना चाहिए क्या? ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। कोई एक व्यक्ति को आप ठेका देकर ही तो पेड़ कटवाओगे। जब पेड़ कट जाएगा फिर उसका टेक्निकली यूज़ करोगे आप। तो हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। ये सभी मिल कर के क्या करेंगे कि उस पेड़ का सही से यूज़ करने के लिए हमें प्रोत्साहित करेंगे। फिर हम उसको एक सही तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये कहलाता है किसी भी चीज़ का यूज़ करना किस तरीके से, बाय टेक्नोलॉजी, बाय द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ अपने आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो किन का है, इंडस्ट्रीज़ का है और टेक्नोलॉजी का है। मानव खुद इन रिसोर्सेज का क्या है, एक पार्ट है। ह्यूमन्स आर द पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको उपयोगी बनाने के लिए, इनको रिसोर्सेज को इन्वायरमेंट से लेकर इनको हमारे जीवन में उपयोगी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेक्निक का यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ या इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द ये जो है रिसोर्सेज। अब हम इन रिसोर्सेज को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन इट मीन्स कि किस तरह से, यानी लाइव हैं, जिंदा हैं, जैसे जीव और सजीव, निर्जीव और सजीव में हैं। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक। सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, यानी ये इनको हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं या सिर्फ एक ही बार यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो हम आगे बढ़ कर के इन सब चीज़ों को अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड द रिज़र्व। यानी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, अब उनका किस तरह से यूज़ करना है, उनको किस तरह से क्लासीफाई करना है या उनको अलग अलग डिवाइड कैसे करते हैं, इसके बारे में बुक के अंदर एक छोटा सा ये चार्ट दिया हुआ है। इसमें लिखा है रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड द ह्यूमन। यानी रिसोर्सेज 2 तरह के हैं, एक तो नेचुरल से जो हमें मिल रहे हैं और एक मैन मेड हैं। अब रिन्यूएबल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 टाइप्स के में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जो रिन्यूएबल होते हैं जिनका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, इनका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। बट नॉन रिन्यूएबल जो नहीं बनने वाले हैं तुरंत, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तो इनके प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम मिलता है, तो ये नॉन रिन्यूएबल हैं। और
रिन्यूएबल सोर्सेज को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर नॉन रिन्यूएबल को देखें तो रिसाइकिल और नॉन रिसाइकिल, ठीक है। तो इनके बारे में हम अब टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको समझ में आने लग जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी किस तरह से बने हैं। अब बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है इन रिसोर्सेज के बारे में कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोटिक रिसोर्सेज these are the obtained from the biosphere and have the life such as the human being, flora and fauna, fisheries, livestock etc. यानी कि वो सब चीज़ें या वो संसाधन जो हमें बायोस्फीयर यानी यहाँ जैवमंडल से मिल रही है। दूसरी चीज़ ह्यूमन बींग्स हैं, उसमें फ्लोरा और फौना ये क्या हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। फिशरीज़ यानी मछलियों से, ठीक है। तो वो संसाधन जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ह्यूमन बींग से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, जीव जंतु से मिल रहे हैं, ये कौन से कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं ये सभी। उसके बाद है एबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड द मटेरियल, दोज विच आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स वी गेट फ्रॉम द एटमोसफियर और द फ्रॉम द बायोस्फीयर, दीज आर द एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सिबिलिटी। इसमें आते हैं आपके रिन्यूएबल सोर्सेज एंड द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। द सोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल और द रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल एंड द मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज द रिन्यूएबल सोर्सेज। यानी कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से हमें मिल रहे हैं, अब उनका क्या है कि हम उनको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं या दोबारा से उनको जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिज़िकल, केमिकल एंड द मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है आपका नॉन रिन्यूएबल। आपके रिन्यूएबल के इसमें सोर्सेज जो एग्जांपल लिखे हैं वो सोलर है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है एक्सेट्रा, ये सभी रिन्यूएबल हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, these occur over the very long biological time. Minerals and the fossil fuel for example of such as the resources, यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको बहुत लंबा समय लगा है बनने में, ठीक है, वो सब किस में काउंट होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मिनरल्स and the fossil fuel we are not obtained from the earth immediately, they have very long process to generate, okay। तो इसमें जो हैं some of resources like the metals and the recycle and some like the fossil fuel cannot be recycled and get the exit with their use। second, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप में इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं, कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज हैं एंड नेशनल रिसोर्सेज, और लास्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर हम फर्स्ट की बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूएबल इंडिविजुअल रिसोर्सेज, these are also the honored private by the individual, any one person have the power, और उनके पास अधिकार होते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास अधिकार है उन सबको क्या करने का, हैंडल करने का। सारी अथॉरिटीज़ किसी एक व्यक्ति के पास है तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे मेरे पास है, मैं किसी इंडस्ट्री का मालिक हूँ या किसी पेड़ का अधिकार मेरा ही है, तो वो पेड़ मेरा ही है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज मेरा है कि मैंने किसी जंगल को बनाया है और उस जंगल को डेवलप किया है तो वो मेरा होगा, ठीक है। इसी के अलावा जो है कम्युनिटी ऑनर्ड रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, एक पूरी कम्युनिटी, जैसे विलेज है, विलेज एक कम्युनिटी है, कोई विलेज किसी गांव के पास रह रहा है तो उस जो विलेज के अंदर जो फॉरेस्ट है
उस फॉरेस्ट का अधिकार किसका है? उन गाँव वासियों का। तो दोज आर द रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community। जैसे विलेज कम्युनिटी, जैसे गवर्नमेंट का अधिकार होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर, तो हम उसे कहेंगे वो कम्युनिटी में आता है, ठीक है। या किसी एक पर्टिकुलर समाज का अधिकार होता है, जैसे पिकनिक स्पॉट हैं या पार्क हैं, पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड हैं, तो इनका अधिकार किसके अंदर में आता है? नगर पालिका के अंदर में या गवर्नमेंट के अंदर में। तो ये कम्युनिटी क्या है? ये कहलाएगा आपका कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्सेज। उसके बाद नेशनल रिसोर्सेज, द टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। यानी इस देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का अधिकार किसका है? नेशन का, उसके देश का। द कंट्री हैज़ द लार्ज पावर टू एक्वायर इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ फॉर द पब्लिक गुड। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई से भी प्राइवेट सेक्टर का इंडिविजुअल किसी की भी प्रॉपर्टी है तो उसको लेकर के पब्लिक के लिए, फॉर द पब्लिक गुड के लिए उसका यूज़ किया जा सकता है। यू मे हैव टू सीन द रोड, कैनाल, रेलवेज बीइंग द कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ऑनर्ड बाय सम इंडिविजुअल। जैसे रोड है आपके यहाँ पर, अब ये रोड जो है पहले किसी की प्राइवेट जगह थी, उस जगह पर रोड बना दिया, तो गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाया? पब्लिक के लिए। तो इस तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी है जो किसी एक देश की है पर्टिकुलर, उसका यूज़ गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक के लिए कर सकती है, ठीक है बच्चों। दूसरा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। दीज आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच regulated some resources। The oceans resources beyond the 200 किलोमीटर। यानी आप इंटरनेशनल रिसोर्सेज उन्हें कहेंगे जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर वैसे तो सभी देशों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, उसके अलावा जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहाँ होंगे? वो रिसोर्सेज होंगे हमारे सी में, ओशियंस में। तो हमारी जो लाइन है, सभी की जो लाइनें हैं कोस्टल लाइंस, उससे 200 किलोमीटर दूर जा कर के हमारी जो आगे की सीमा स्टार्ट होती है वो इंटरनेशनल लाइन कहलाती है। और वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे, जिसको एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वही एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो किसी भी देश से 200 किलोमीटर दूर जा कर के जो लाइन होती है, बॉर्डर लाइन, 200 किलोमीटर दूर जाने पर जो लाइन होती है उसे ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कौन सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट। फर्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज में क्या है कि संभावनाएं हैं कि हाँ यहाँ डेवलप हो सकता है। कोई भी रिसोर्सेज है उसकी संभावनाएं बनी हुई है कि हाँ यहाँ पे ये डेवलप हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राजस्थान है या गुजरात है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे विंड मिल लगा करके हम या सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट लगा करके हम एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं पर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये कहलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसके बाद आता है आपका डेवलप्ड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज डेवलप तो हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ तो कर रहे हैं पर हमारे पास अब टेक्नोलॉजी नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए आसपास के देशों से, विदेशों से या राज्य से कंसल्ट करके हम उसको और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे रिसोर्सेज विच आर द सर्वाइव्ड एंड द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी हैव बीन द डिटरमाइंड for the utilization। The development of the resources depend on the technology level and their facilities। यानी वहाँ पर जो है एक तो आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरी वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। यही नहीं कि रिसोर्सेज हैं पर उनका सही से यूज़ नहीं है,
तो ये कहलाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिज़र्व। रिज़र्व में क्या है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमें पता है कि हमारे राजस्थान में जो है तेल के अपार जो है अवेलेबल है। ऑयल हमारे यहाँ पर राजस्थान में अवेलेबल है, पर उसको निकालने के लिए ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास उसके लिए जो है प्रॉपर गवर्नमेंट के प्लान्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि अवेलेबल हैं, पर उनको कैसे यूज़ किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए देखना होता है कि रिसोर्सेज का किस तरह से यूज़ किया जाए। तो ये था अभी तक का। ठीक है, आप लोग आगे के टॉपिक पढ़िएगा जिसमें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हैं। इसके बाद हम कल फिर से पढ़ेंगे। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम लगी तो आप मुझे बताएं कि सर ये तरीका अभी हमें समझ में नहीं आया है, तो कोई और दूसरा तरीका हम फाइंड आउट करेंगे जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, क्लास में ना होकर के आप लोग यहाँ ये वीडियो देख करके समझ सकें। ठीक है बच्चों, बाय।